Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigal. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर। ये जो आपका सब्जेक्ट है बीएड में असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें एक टॉपिक है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य संभावना वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो टुडे आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट यू दिस लेक्चर इन ए वेरी इजी मैनर। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब भी कोई वेरिएबल, आपको पता है एक आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं, जिनकी वैल्यू जो है बार बार चेंज होती रहती है। जैसे आपने किसी के मार्क्स लिए एक क्लास के बच्चों के, या आपने क्लास के बच्चों की हाइट ली है, तो हर एक बच्चे की हाइट की अलग अलग क्वांटिटी आएगी। सेम वे उनके मार्क्स भी अलग अलग आएंगे। एक दो बच्चों के सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के अलग अलग ही मार्क्स होंगे। तो ये जो हमने बच्चों के मार्क्स का डाटा कलेक्ट किया है और उनकी वेट का डाटा कलेक्ट किया है, ये सब क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर हमने किसी वेरिएबल से रिलेटेड आंकड़ों में उनके डाटा को कलेक्ट किया और फिर हमने उस डाटा को एक ग्राफ पर दिखाया, और जब हम ग्राफ पर दिखाते हैं तो उसकी शेप कैसे बनती है, जैसे एक बेल की, घंटे की शेप होती है। आपने कॉलेज में देखा होगा कि घंटे लगे रहते हैं, स्कूलों में ज्यादातर लगे रहते हैं। तो जब भी आपका 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है तो घंटे को बजाया जाता है। तो आपके उस घंटे की शेप कैसी होती है, आपकी घंटे की शेप बिल्कुल इस तरीके से होती है, आपने देखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये बेल शेप। तो अगर आपका जो ग्राफ पे कर्व बनाए, अगर वो बेल के शेप का बनता है, तो इट मीन्स ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है, या फिर आपका गॉसियन कर्व कहलाता है। तो आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पता चल गया। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर किसी वेरिएबल से रिलेटेड डाटा को आप ग्राफ पर शो करते हैं और ग्राफ पर शो करने पे जो कर्व बनकर आता है, उस कर्व की शेप जो है बेल की तरह होती है, एक घंटे की तरह होती है, तो उसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या हिंदी में इसे सामान्य संभावना वर्ग, या फिर गॉसियन कर्व भी कहते हैं। तो ये जो गॉसियन कर्व होगा, देखिए ये बिल्कुल बेल की शेप में होता है। तो अब मैंने आपको यहाँ पे दो कर्व बना के दिखाए हैं। इसका रीजन क्या है कि एक्चुअली ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, उन आंकड़ों का जो आपने डाटा लिया है उसका मीन क्या है, या फिर स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या है। मीन का मतलब होता है एवरेज आपका, और स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या होता है आपका, विचलन। तो मीन और स्टैंडर्ड डाइवेशन पे डिपेंड करता है। जो मीन होता है वो कर्व के बिल्कुल बीचों बीच होता है, क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है, औसत, और ये ग्राफ को, कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए ये आपका कर्व चल रहा है, तो ये जो पार्ट है आपका, जहां से आपका परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, तो ये इसके मीन को शो करता है। अब दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइवेशन। स्टैंडर्ड डाइवेशन आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डाइवेशन के कम या ज्यादा होने पर ही इस कर्व की हाइट और विड्थ डिपेंड करते हैं। देखिए ये कर्व की हाइट है, और यहां से लेके यहां तक इसकी क्या है, विड्थ है। अगर आपका जो है स्टैंडर्ड डाइवेशन ज्यादा होगा, मीन्स हाई होगा, तो इसकी हाइट क्या होगी, कर्व की छोटी होगी, मतलब उल्टा रिलेशनशिप होता है। अगर स्टैंडर्ड डाइवेशन ज्यादा है तो हाइट क्या होगी, छोटी होगी, और जो चौड़ाई है उसकी वो ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइवेशन कम होता है तो अब क्या होगा, हमें पता है इसकी हाइट के साथ उल्टा रिलेशनशिप होता है,
तो आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइवेशन कम है तो यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है, जबकि पहले डायग्राम में इसकी हाइट जो थी कम थी। तो दूसरा डायग्राम ये शो करता है कि इसका स्टैंडर्ड डाइवेशन जो है कम है, इसीलिए इसकी हाइट क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो कम हो गई है, नैरो हो गई है। तो इसीलिए मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं कि जिसमें हाइट आपकी छोटी है इसका मतलब वहां पे स्टैंडर्ड डाइवेशन ज्यादा है, और जिसमें हाइट लंबी है तो इसका मतलब वहां पे स्टैंडर्ड डाइवेशन कम है। तो अब आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, यही चीज मैंने बिल्कुल आपको इंग्लिश में करके बताई है। अब नेक्स्ट है कि जो एनपीसी होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसके फीचर क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला तो फीचर यही होता है कि इसकी शेप कैसी होती है, बेल शेप। देखिए आपने देखा ये कैसे बना हुआ है, एक बेल की शेप में। तो इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो शेप होती है वो घंटाकार या बेल शेप होती है। सेकंड है कि जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, अगर हम इसका मीन निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं या हम मोड निकालते हैं तो तीनों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आती है। मीन्स मीन की भी वही वैल्यू आएगी, मीडियन की भी वही वैल्यू आएगी, और मोड की भी वही वैल्यू आती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि इसका मोड, बहुलांक जिसे हम कहते हैं, तो इसका मोड एक ही होता है। आप किसी भी साइड से निकाल लीजिए, चाहे लेफ्ट की साइड जाके, चाहे मिडिल से, चाहे आप इसके राइट के साइड के डाटा से निकाल लीजिए, लेकिन इसका मोड जो है एक ही होगा। नेक्स्ट है इसकी जो टेल है, आपने देखा होगा इसकी टेल क्या है, एक तो ये लेफ्ट साइड पे जा रही है और एक राइट साइड पे जा रही है। तो इसके दोनों टेल या दोनों छोर कभी भी लाइन को टच नहीं करते हैं, ये अनंत तक ऐसे ही चलते चले जाते हैं, ये कभी भी लाइन को टच नहीं करेंगे। तो ये विशेषता हो जाती है कि टू टेल ऑफ द कर्व ऑन आइदर साइड, चाहे हम लेफ्ट की साइड ले लें चाहे राइट की साइड ले लें, देखिए ये टच नहीं कर रही है बल्कि ये ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी और ये भी आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा ये जो हमने बेल शेप आकृति बनाई है, इसमें मिडिल में से परपेंडिकुलर उठाया गया है। परपेंडिकुलर मीन्स लंब उठाया गया है। तो ये परपेंडिकुलर इस कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जितना राइट का पार्ट है उतना ही इसका लेफ्ट का पार्ट होता है। लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसका जो विषमता गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये था आपको कि आपको एनसीपी किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किसे कहते हैं, और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बताना है, फिर उसके दो डायग्राम बताने हैं, उन दो डायग्राम की वजह बतानी है कि स्टैंडर्ड डाइवेशन की वजह से दोनों डायग्राम अलग अलग है। फिर आपको दोबारा से डायग्राम बनाना है और इसके सारे फीचर्स बताने हैं। तो ये सबको बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अब मुझे लगा होगा कि बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है तो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए, क्योंकि सारे बच्चों को ये बहुत हार्ड टॉपिक लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।